अमन कुमार शर्मा के पिता घर में बैठे रहे और बेटा सुसाइड कर लेता है और पत्नी चीखती चिल्लाती रहती है। कहां जा रहा है समाज, कहां जा रहा है कानून। जब अमन कुमार शर्मा डर सकते हैं अपने बीबी के कहने पे कि जब उनकी बीबी ने, जो कि स्वयं भी न्यायाधीश हैं जुडिशियल ऑफिसर, दिल्ली पुलिस ऐसे में क्या करेगी, आप कहां उम्मीद करते हैं। बड़े बड़े कानून के ओहदेदार जेल में रहे हैं, इस बात के सबूत है, आप भरे पड़े हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने कानों और आंखों से देखे हैं बड़े बड़े ओहदेदारों को। अतुल सुभाष का परिवार, उसका भाई धक्के खाते घूम रहे हैं। आप न्याय की बात करते हैं, कोर्ट की कचहरी, जज की और वकील की बात करते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेल की चक्की पीस गए, वो क्या चीज है। और पत्नी न्यायाधीश के खिलाफ तो कानून कार्रवाई करेगा, हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन ये सवाल केवल कानूनी कार्रवाई तक नहीं है, सवाल है कितने अमन शर्मा अभी और मरेंगे। इसीलिए कहा गया है बेटी बचाई बेटी पढ़ाई, लेकिन अब बेटों को क्या मरवाओगे। बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान, अब ये बात लानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आज के खास कार्यक्रम में स्टेट मिरर पे हमारे साथ खास यानी कि विशेष मेहमान हैं डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जाने वाले देश के वकील। स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को, आपके दर्शकों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 3 मुद्दों पे बात करेंगे। जज अमन कुमार शर्मा की दर्दनाक मौत सुसाइड के जरिए, घर का कलेश, तबाही मचा गया है, समाज को हिला गया है भारत में। दूसरा करेंगे बात, अब राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बोलना पड़ेगा और वंदे मातरम की अगर कोई तौहीन करेगा, बेअदबी करेगा तो जेल भी भेजा जाएगा। तीसरा मुद्दा होगा तमिलनाडु में जिस तरीके से पॉलिटिकल सब कुछ उठापटक चल रही है, राजभवन से लेके और विधानसभा तक, उस पर फिलहाल बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अमन कुमार शर्मा युवा जज सुसाइड करके मर गया और आरोप लग रहे हैं आईएएस साली, जो कि खुद तलाकशुदा हैं, अलग रह रही हैं अपने पति से। उनके पति आईपीएस हैं, डीसीपी दिल्ली पुलिस में, जिनका नाम लेने से यहां कोई मतलब नहीं बनता है। और पत्नी अमन कुमार शर्मा के पिता घर में बैठे रहे और बेटा सुसाइड कर लेता है और पत्नी चीखती चिल्लाती रहती है। कहां जा रहा है समाज, कहां जा रहा है कानून। और अगर जज सुरक्षित नहीं है अपने परिवार में, तो फिर बाकी देश दुनिया, गांव देहात, मेट्रो शहर, छोटे शहर, बड़े शहर में कौन सुरक्षित है। देखिए, आप बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने जो उठाया मुद्दा, अमन कुमार शर्मा तो मृत्यु हो गई, आत्महत्या कर ली, लेकिन उनके साथ इस देश के तमाम न्यायाधीशों के दिलों की कचोट, आईएएस, आईपीएस और एक आम नागरिक अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब अमन कुमार शर्मा डर सकते हैं अपने बीबी के कहने पे कि जब उनकी बीबी ने, जो कि स्वयं भी न्यायाधीश हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, और उन्होंने, अमन कुमार शर्मा ने जब रात को फोन किया, अपने पिता को अपना दुख और दर्द बांटा, जब अपना डिप्रेशन होने से बचने के लिए अपने बाप को शामिल किया, बाप आए तो उनकी मैडम ने कहा, जो कि स्वयं भी जुडिशियल ऑफिसर है, पुलिस को बुलाऊं क्या, जा रहे हो कि नहीं, पुलिस को बुलाऊं क्या। ये बात एक शब्द केवल अमन कुमार शर्मा न्यायाधीश के पिता के लिए नहीं बोला गया, ये शब्द इस देश में हर उस पिता के लिए बोले जाते हैं जो अपने बेटे की बात करता है, जो अपने बहू और बेटे को संभालना चाहता है, एक सुखद वैवाहिक पूर्ण जीवन। डॉक्टर साहब बीच में रोक रहा हूं, डॉक्टर साहब बीच में रोक रहा हूं, आपसे कानूनी राय लेना चाहते हैं कि एक जज की अकाल मौत हो गई घर के अंदर, अपने फांसी लगा ली उसने पीड़ित होके, और उसकी पत्नी खुद भी जुडिशियल ऑफिसर है, न्यायिक अधिकारी है, और पुलिस की जो सबसे ज्यादा हवा खराब होती है, संट कहें, अगर पुलिस सिर पे पांव रख के भागती है तो कोर्ट कचहरी, कानून और वकील से। अब सवाल यह है कि अमन कुमार शर्मा तो रहे नहीं और पुलिस घबराएगी जुडिशियल बीबी से, जिसका पति सुसाइड कर लेता है, उसकी जुडिशियल आरोपी बीबी, एक तरफ आईएएस ब्यूरोक्रेट साली साहिबा। दिल्ली पुलिस ऐसे में क्या करेगी, आप कहां उम्मीद करते हैं। वहां भी तो कानून का डर, खौफ पुलिस की वर्दी पे, खाकी पे हावी हो जाएगा। अमन कुमार शर्मा को कैसे न्याय मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी एशिया की सबसे तेज सर्रार पुलिस है दिल्ली पुलिस। अब जहां तक
बहन का मामला है, उनसे तो उन्हें सीख लेनी चाहिए उनकी बहन को, कि जो बहन अपने पति के साथ नहीं रह रही, आईएएस स्वयं, आईपीएस पति और पति के साथ नहीं रह रही, भरी जवानी में तलाकशुदा हो गई, रह रही अलग, वो उनका घर क्या बसाएंगी। किसी विधवा से आशीर्वाद लेने कोई पहुंच गई, उन्होंने कहा ठीक है मेरी तरह हो जाना जल्दी से, तो वो तो वही हाल हुआ ना कि जैसी अपना है वैसे ही उसे कर दिया। लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ी समस्या हो गई, वो तो विधवा बना दी गई। देखिए, ये कानूनी रूप से जो केस बना है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की, ग्रीन पार्क में मामला चल रहा है और केवल चल ही नहीं रहा है, उस पर नामजद किया गया है उनकी बहन। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे देश में, आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रधानमंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून के पंजे, कानून का हाथ, कानून का शिकंजा सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे चपरासी की संतान हो। बड़े बड़े कानून के ओहदेदार जेल में रहे हैं, इस बात के सबूत है, आप भरे पड़े हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने कानों और आंखों से देखे हैं बड़े बड़े ओहदेदारों को बेल मांगते हुए, जेल जाते हुए। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, आप रुकिए रुकिए, एपी सिंह साहब रुकिए। आप कानून की बात कर रहे हैं कि कानून किसी को नहीं बख्शता है, चाहे कोई भी हो। आपको क्या याद है, 1.5-2 साल पहले अतुल सुभाष, एक लड़का था, इंजीनियर था, बेंगलुरु में 1.25 घंटे का मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करके मर गया और कह गया था न्याय नहीं मिलेगा। वहां पे जज साहिबा जो मुकदमे को सुन रही थी, उन पे रिश्वत मांगने का, मोटी रकम मांगने का आरोप लगा था। अतुल सुभाष की पत्नी जेल गई, सास जेल गई, साला जेल गया, और सब बाहर मौज ले रहे हैं। अतुल सुभाष का परिवार, उसका भाई धक्के खाते घूम रहे हैं। आप न्याय की बात करते हैं, कोर्ट की कचहरी, जज की और वकील की बात करते हैं। क्यों नहीं मिल पाया 2 साल में न्याय? वो लड़का क्यों कह के मरा कि मेरी अस्थियों को जज के सामने जो नाला बह रहा है कोर्ट के, उस कोर्ट के नाले में बहा देना? क्यों नहीं मिल पाया अगर इतना न्याय मजबूत है भारत का? तो ये बात सच आप कह रहे हैं, दुखद घटना थी और इसी बात से त्रस्त होके उन्होंने कहा था उसी गटर में डाल देना, जज साहब के नाले जो सामने कोर्ट के नाला बहता है, अगर न्याय मिल जाए तो हरिद्वार में विसर्जित कर देना। ये सच्चाई है और अब न्यायाधीशों को भी देखना है। अभी तक पत्रकार मरते थे, वकील मरते थे, व्यापारी मरते थे। अब देखिए, आप इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या की, नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की, बहुत ही दर्जा प्राप्त मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने आत्महत्या की, कितने पुलिस अधिकारी, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, वकील, पत्रकार, नेता, अभिनेता हत्या कर रहे हैं। अब जज साहब भी और तीसरा मामला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरा आर्टिकल छपा है इस मामले में। आज द सिक्स टाइम्स और कौमी पत्रिका में मेरा आर्टिकल छपा है इसी बात को लेकर, अमन शर्मा के सुसाइड को लेकर। डॉक्टर साहब, ना तो संजीव चौहान कुछ कर लेंगे, ना एपी सिंह साहब कुछ कर लेंगे। इस मामले में करना पुलिस को है, और पुलिस की इतनी औकात नहीं है भारत की कि वो किसी जुडिशियल ऑफिसर जो नामजद है एफआईआर में, एक आईएएस नामजद है एफआईआर में, 2 महिलाएं जिम्मेदार हैं किसी की मौत के लिए, वो भी जज की मौत के लिए, उसमें पुलिस पूछ ले, और पूछेगी ना तो जाके चाय कप प्लेट लेके जाएगी, बिस्किट जाएगी लेके, तब पूछेगी मैम क्या आप कुछ बयान दे सकती हैं? हमारे देश में बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेल की चक्की पीस गए, वो क्या चीज है? जब नामजद एफआईआर दर्ज हुई है बहन के खिलाफ और पत्नी न्यायाधीश के खिलाफ, तो कानून कार्रवाई करेगा, हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन ये सवाल केवल कानूनी कार्रवाई तक नहीं है, सवाल है कितने अमन शर्मा अभी और मरेंगे, कितने पिताओं को बोला जाएगा पुलिस को बुलाऊं, बंद कराऊं, कितने पिताओं को अमन शर्मा जैसे बाप की तरह अपने बेटे की लाश कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है और न्यायाधीश मृत्यु है। हुई है ना हमारे न्यायाधीश की, जो पब्लिक डीलिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें समाज को, देश को दिशा देने का काम किया गया था, और दोनों पति पत्नी में था ऐसा, दोनों इक्वल, ना रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई थी, ना किसी तरह। डॉक्टर साहब, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जज ही पत्नियों से पीड़ित होकर आत्महत्या करने लगेंगे, उस देश का न्याय कितना बौना है।
देखिए, इस देश में कुछ ही लोग भाग्यशाली हैं जो पत्नियों से सुखी हैं, नहीं ज्यादातर लोग पत्नियों से दुखी हैं। इसीलिए कहा गया है बेटी बचाई बेटी पढ़ाई। लेकिन अब बेटों को क्या मरवाओगे? बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। अब ये बात लानी पड़ेगी। नारी डॉक्टर वंदना। साहब, डॉक्टर साहब न्याय, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, पत्नियों से बीवियों से पीड़ितों के पुरुषों के लिए न्याय कौन देगा जब जज ही मरे जा रहे हैं फांसी लगा के देश में, पत्नी से पीड़ित होके, सालियों से पीड़ित होके। हमारा प्राइवेट बिल पिछली बार लोकसभा में पेश किया गया, संसद में रखा गया कि मेंस आयोग बनना चाहिए, पुरुष आयोग बनना चाहिए। जैसे महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जैसे ये सब कुछ है, वैसे ही पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना और पुरुष की फायर। डॉक्टर एपी सिंह साहब, जब तक ये पुरुष आयोग बनेगा, जब तक संविधान में परिवर्तन किया जाएगा, कानून लाया जाएगा, तब तक पता नहीं कितने अतुल सुभाष और कितने अमन कुमार शर्मा मर चुके होंगे बीवियों से पीड़ित होकर। उनको कैसे बचाओगे? आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, कानून बताओ। कानून बता रहा हूं। अब न्यायाधीशों को सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, पुलिस को अपनी जांच की तरकीब बदलनी पड़ेगी और साथ में एक हेल्पलाइन जारी करनी पड़ेगी। अगर अतुल सुभाष, अगर मानव शर्मा, अगर अभिनंदन जो डिब्रूगढ़ में जिनका केस मैं लड़ रहा हूं, एयरफोर्स का ऑफिसर, और ऐसे लोगों की मृत्यु हुई, इसमें अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेंगे, न्याय मिलेगा। अपराधी अपराधी होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जजों को भी सख्त हो जाना पड़ेगा। एक ये जो मर्सी रहती थी, जो थोड़ी सी लचकपन रहता था महिला की वजह से, अब उसमें बदलाव करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या महिलाओं के लिए जो कानून, डॉक्टर साहब एपी सिंह साहब, एक अंतिम सवाल है अमन कुमार शर्मा की दर्दनाक मौत के लिए, कि क्या देश की, भारत की महिलाओं के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बनाए गए कानून पुरुषों पे अत्याचार कर रहा है? अमन कुमार शर्मा को फांसी लगाने के लिए मजबूर कर रहा है, अतुल सुभाष को अकाल मौत मरने के लिए मजबूर कर रहा है, और इस तरीके की बिगड़ी हुई जो हैं महिलाएं, वो क्या अकाल मौत का कारण नहीं बन रही है? इसका कोई तोड़ है? एक वकील होने के नाते आपके पास कानून में, मतलब जो कानून उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया, वो पुरुषों की हत्या हो रही है उसमें, इसकी काट क्या है? पुरुषों के लिए प्रोटेक्शन ना होना, लड़कों के लिए प्रोटेक्शन ना होना, ये कानून की लचर व्यवस्था है। कानून आमंत्रित कर रहा है अतुल सुभाष जैसे मरने के लिए, अमन शर्मा जैसे, मानव शर्मा जैसे, अभिनंदन जैसे युवकों को, जिनकी शादी को जुम्मा 4 दिन हुआ होता है, उनको आमंत्रित कर रहा है मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। इसके लिए कानून जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, अदालतें जिम्मेदार हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है, ऑनरेबल हाई कोर्ट जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब, अमन कुमार शर्मा का चैप्टर क्लोज करते हैं, उनकी दर्दनाक मौत का। डॉक्टर साहब हमें और भी बात करनी है। हम अमन कुमार शर्मा का भी मुद्दा इसलिए यहां पे विराम देंगे क्योंकि अमन कुमार शर्मा भी अब नहीं है। देखना है कि अतुल सुभाष की तरह अमन कुमार शर्मा जज का अकाल मौत का जो मुद्दा है, ये भी कहीं सरकारी फाइलों में पुलिस की दफन ना हो जाए, और ऐसा ही मुझे लगता होगा क्योंकि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं है पुलिस की कि वो किसी जुडिशियल ऑफिसर को पकड़ सके। पूछताछ होगी, फाइलें भरी जाएंगी, कागज भरे जाएंगे, और आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूं। देखते हैं कि क्या किस किस को फांसी लगती है, इसमें किस किस को जेल होती है, किस किस को सजा होती है अमन कुमार शर्मा मामले में। फिलहाल शुक्रिया इस मुद्दे पे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हमारे पास एक मुद्दा है। अब भारत की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कानून लाने जा रही है, पास होते ही यह कानून लागू हो जाएगा कि अब राष्ट्रगान से पहले, यानी जन गण मन से पहले, वंदे मातरम बाइज्जत सुना जाएगा, सुनाया जाएगा, बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। और अगर बेअदबी की, उसकी बेइज्जती की, तो जो धाराएं, जो कानून राष्ट्रगान की सुरक्षा के लिए बना था, वही सख्त कानून अब वंदे मातरम के लिए है।
1 साल की सजा भी हो सकती है और 3 साल की भी सजा हो सकती है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप क्या समझते हैं? वंदे मातरम भारत में मुसलमान तो बोलने को राजी नहीं, संसद में खुले में उनके सांसद कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ऐसों का क्या इलाज होगा? ऐसों का इलाज होगा, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गाना होगा तो ऐसे लोगों को जेल जाना होगा। और ये सच्ची जन्म जयंती है जो 9 मई को हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान के रचयिता, बंगाल के, हमारे देश के पश्चिम बंगाल के हीरो रविंद्रनाथ टैगोर जी की और महाराणा प्रताप जी की जब 9 मई को जयंती मना रहे होंगे तो ये कानून लागू हो चुका होगा। अब जो लोग वंदे मातरम को हल्के में लेते थे, अब मादरे वतन के साथ साथ वंदे मातरम का अगर आपने गीत सम्मान के साथ नहीं गाया, आदर के साथ नहीं गाया, डिसिप्लिन के साथ नहीं गाया, राष्ट्रगान की मान्यता मिली है और ये देश के लोगों के लिए खुशखबरी है, डॉक्टर साहब, भारत माता डॉक्टर के एपी लिए सिंह साहब, खुशखबरी है और अब राष्ट्रगान इसे तो अब तक मानना गाया ही ही जा पड़ेगा। रहा था डॉक्टर साहब। राष्ट्रगान से पहले गाए जाने की प्रतिबद्धता सरकार क्यों लागू कर रही? क्या वजह रही होगी कि राष्ट्रगान अब तक गाया जाता था, अब राष्ट्रगान गाने से पहले किसी भी मौके पे वंदे मातरम सा सम्मान खड़े होकर सावधान की मुद्रा में गाया जाना अनिवार्य होगा? उन लोगों पे क्या गुजरेगी जो इस पर राजनीति करते थे, संसद में कहते थे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है और वंदे मातरम का सुजलम सुफलम यामिनीम मतलब गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी कश्मीर अटक से कटक खाड़ी से पहाड़ी तक का सारा वर्णन आता है। इसलिए वंदे मातरम, माँ को मातरम वंदे नहीं करेंगे, माँ को वंदन नहीं करेंगे जो अपनी भारत माता को वंदन नहीं डॉक्टर साहब, करेगा। आपने मेरी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा है। डॉक्टर साहब, मैंने पूछा कि राष्ट्रगान जो दशकों से पहले गाया जा रहा है, उससे पहले वंदे मातरम गाने की, गवाने की, कानून में शामिल करने की वजह क्या है कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब। ये अनिवार्यता समय समय पर बदली। अब आप कहो, कभी इस राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम मुगल गार्डन था, अब हमारा उद्यान है वो गार्डन मुगल नहीं रहा। कभी पुरानी संसद थी अंग्रेजों की, आज हमारी अपनी संसद है। तो समय समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। आज देश में राष्ट्रवाद की जरूरत है, कारण बता रहा हूं। जब हमारे देश में 10th 12th के टॉपर, सीपीएमटी के टॉपर, जिनके हाथों में स्टेथोस्कोप, इंट्रावेनस इंजेक्शन होने चाहिए था, जो डॉक्टर थे, जीवन देने वाले थे, उन हाथों में 30 कार्बाइन AK-47 पाई गई। उन हाथों में वो नक्शे पाए गए कि लाल किला के सामने की चांदनी चौक मार्केट को उड़ा देने के नक्शे पाए गए। उनके डॉक्टर के आगे टेररिस्ट लिखा गया, आतंकवादी लिखा गया। जरूरत है वंदे मातरम गाने की कि हमारे साहब समय बहुत कम है। एपी सिंह साहब, डॉक्टर साहब समय बहुत कम है। मतलब जो अब तक वंदे मातरम ना गाने की कसम खाए बैठे थे, उल्हाने देते थे, उनको समझदार बनाने के लिए, समझाने के लिए अब इसका कानून लाया जा रहा है ताकि वो उस दायरे में कानूनी तौर पे आ सकें और संसद में जैसे धुंध मचाते थे हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनको बताया जा सके कि तुमको वंदे मातरम बोलना है। क्या ये कानून इसलिए बनाया जाना जरूरी हो गया था? ये कानून इसीलिए बनाया है जो हमारे देश में आस्तीन के सांप थे, राष्ट्रद्रोही थे, भक्ति की बात करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और वंदे मातरम के लिए असम्मान में खड़े भी नहीं होते हैं, राष्ट्रगान का भी असम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वंदे मातरम से शुरुआत होगी और ये वंदे मातरम राष्ट्रहित सर्वोप्रथम है, देश हित सर्वोप्रथम है और भारत माता देश की है। जो भारत माता का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा और जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो अब जाएगा जेल। डॉक्टर साहब, ये वंदे मातरम की अहमियत पक्की कानूनी तौर पे साबित करने के लिए एक कानून बनाना पड़ा भारत की हुकूमत के लिए। ये इसके जिम्मेदार कौन हैं? वो लोग जो संसद में विरोध करते थे, वंदे मातरम ना बोलने के लिए कहते थे, जिद करते थे नहीं बोलेंगे, हमसे नहीं बोलवा सकता, या फिर कोई और वजह रही होगी इसकी? हमारे देश में तो अभी भी राष्ट्रगान का भी अपमान कर देते हैं लोग, तिरंगे का भी अपमान होते और केस रजिस्टर्ड होते और जेल जाते देखा है। ऐसे लोग संसद में बोलते थे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा,
वो लोग फिलिस्तीन की जय बोलते थे। चौहान साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो संसद में बैठ के भारत के संविधान की शपथ खा के भारत के 145 करोड़ लोगों के तन मन धन की कमाई, जिनमें गरीब अमीर दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम उनके टैक्स की कमाई से अपनी जेबें भरते थे, सैलरी लेते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे। वंदे भारत ट्रेन पे जाते थे, सफर करते थे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते थे, भारत माता की जय नहीं बोलते थे, और फिलिस्तीन की जय बोलते थे। जय बोलते थे, फिलिस्तीन की जय बोलते थे। ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए ये कानून बनाया गया है। मैं भारत सरकार का, अपनी सरकार का, मोदी जी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस देश में राष्ट्रभक्ति अब स्कूल से आएगी, बच्चों में आएगी। अब पता चल जाएगा कौन डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट आतंकवादी बनने जा रहा है, और कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और शहीद अशफाकुल्ला खां बनने जा रहा है। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब, स्टेट मिनर और संजीव चौहान से बात करने के लिए, एक साथ दो मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो अमन कुमार शर्मा जज की दुखदाई मौत और उस पर अब क्या होगा आगे तमाशा, उस पर बात की आपने। दूसरे एक बात की आपने, वंदे मातरम अब जो नहीं गाएगा वो जेल में दिखाई देगा, संसद में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट में हिंदी से और संजीव चौहान से बात करने के लिए, एक साथ दो मुद्दों पे। नमस्कार। बहुत बहुत